हम्म तो आज हम लोग देखेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर। मतलब कि पहले हमने अलग अलग देखा, रेजिस्टर पे, कैपेसिटर पे और इंडक्टर पे। अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ एक साथ लगा हो तो क्या होगा, बिहेवियर कैसा होगा। तो रेजिस्टर को तो लीडिंग लैगिंग से कोई मतलब है नहीं, वो करंट को वोल्टेज के सेम फेज में रखता है। हम्म लेकिन करंट जो है वो पाई बाई टू लीड करवाती है, यस और सर। सॉरी, कैपेसिटर जो है वो पाई बाई टू लीड करवाता है, और इंडक्टर जो है वो माइनस पाई बाई टू यानी कि पाई बाई टू लैग करवाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई बाई टू लीड करवाएगा, ये पाई बाई टू लैग करवाएगा। तो ऐसे तो लग रहा है दोनों बराबर लीड लैग करवा के कैंसिल हो जाने चाहिए। आ रही बात समझ में? हम्म यस सर। लेकिन जब एक साथ लगे होंगे ना, तो ये डिपेंड करेगा डोमिनेंस किसका ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि अब इनको डायरेक्ट वी वाला पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा है, सोर्स वाला। क्या हो रहा है? बट रहा है ना, सब में बट रहा है। यस सर। इसका अपना अलग, और इसके अक्रॉस वी एल। कुछ आई बात समझ में? इसके अक्रॉस वी आर, इसके अक्रॉस वी सी, और इसके अक्रॉस वी एल, सब में बटेगा। और तब जाके ये वी के बराबर हो, मतलब ये तीनों में से कोई भी एग्जैक्टली वी के बराबर नहीं है। जबकि क्या है, अकेले अकेले जुड़ने पे क्या हो रहा था, जो वी इसमें वही वी उसमें भी आ जा रहा था। याद है ना? यस सर। यस सर। जो जो वी इसमें वही वी उसमें भी आ जा रहा था। क्लियर है? ये चक्कर था। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हम्म तो हम ऐड करके देखेंगे, मतलब वही है कि हम फिर से अल्टीमेटली किरचॉफ लॉ लगा के इसको करेंगे। यही पोटेंशियल में तो सब में बढ़ रहा है ना। तो यानी कि ये वी आर और वी सी और वी एल का सम होना चाहिए वी, होना चाहिए। यस सर। सही है। टोटल यस सोर्स सर। वाला जो है, सोर्स में से ही तो इन तीनों को मिल रहा है ना, सबका सम होना चाहिए वी के बराबर। लेकिन ये ऐसे सिंपल तरीके से नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब कि ये एज इट इज ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसको हम फेजर के बेसिस पे देखेंगे। हम्म कि कैसे ये होगा ऐड वगैरह, फिर कैसे हम आगे का करेंगे सॉल्व। शुरू शुरू में तो देखो लिख सकते हैं कि वी, मतलब वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू वी। एल के अक्रॉस कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ? एल डी आई एल डी अपॉन आई बाई डी डी टी, एल डी टी। डी टी डी टी, एल डी आई बाई डी टी होता है। याद है ना? ये रखा जाता है। इसके यस सर। अक्रॉस कितना होता है? आई आर। आई आर इसके अक्रॉस कितना होता है कैपेसिटर के क्यू अक्रॉस? अपॉन सी। क्यू बाई सी। ये आता है ना? तो ये ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो लंबा जाएगा, अभी आगे करेंगे इसको भी। लेकिन हम पहले फेजर वाले तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे सर्किट में जो हर चीज अलग अलग निकालनी होती है ना, कि करंट कितनी आएगी, कितना लीड लैग करेगी, क्या होगा, और बाकी सारी चीजें भी। तो पहले हम फेजर बना के निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि देखेंगे कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं। बाद में इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है एनालिटिकल सॉल्यूशन, जब हमने इसको सॉल्व करके फाइनली निकाला है सब कुछ। तो ये कैलकुलेशन देखो कितनी सारी गई है, कितनी बड़ी गई है। देख रहे हो ना? तब जाके आया है फेज डिफरेंस, तब जाके आया है करंट जितना वो आना था, सब चीजें तब आई हैं। इतना बड़ा कैलकुलेशन हुआ है। जबकि फेजर डायग्राम वाले में देखो, ये सब क्या चल रहा है, ये सब लेट करना चल रहा है खाली बस। ये सब कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही, सिंपल सी चीजें लिखी हैं। ये ऐसे फेजर फॉर्म में लिखा है, कैलकुलेशन नहीं चल रहा है। कैलकुलेशन सिर्फ इतना सा हुआ, देखो ये चीज हुई और ये आ गया, अलग अलग सब कुछ आ गया, आई एम आ गया इस फॉर्म में भी, सब चीजें। समझ पा रहे हो? जेड की वैल्यू आ गई, इम्पिडेंस आ गया जो यस हमें सर। निकालना था। तो यहाँ जल्दी आ गया है। ठीक है। तो पहले हम फेजर डायग्राम सॉल्यूशन के बेसिस पे देखेंगे, उसके बाद हम एनालिटिकल सॉल्यूशन करके मैच करेंगे कि फेजर वाला सॉल्यूशन सही था या नहीं सही था। आई बात समझ में? सेम वैल्यूज आई तो इसका मतलब सही था, वैल्यूज डिफरेंट हो गई इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्लियर? ऐसा वाला केस है।
ठीक यस है। सर। यस सर। तो अभी हम मान लेते हैं, अभी हम ऐसे ही मान लेते हैं कि करंट जो है वो कुछ लीड या लैग कर रही होगी, पता नहीं। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई मान लेते हैं अभी ऐसे ही। ठीक है, हो सकता है ये माइनस भी हो, तो फाई की वैल्यू के हिसाब से वो प्लस माइनस अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? तो वी इज इक्वल टू, तो वही है वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना कितना लीड या कितना लैग करने वाला है। तो अभी हमने उसको ऐसे ही एक एंगल मान लिया है, जिस एंगल को बोल रहे हैं फाई। फाई यहाँ पे क्या है? फेज डिफरेंस। देखो ना, इसी का तो डिफरेंस है इनमें और इनमें। यस सर। वोल्टेज और करंट में फाई का ही तो डिफरेंस है ना, फाई इसमें है इसमें नहीं है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तो फाई क्या है? फेज डिफरेंस। आई बात समझ में? ये है। क्लियर? तो ये हमने मान लिया, रैंडम ऐसे ही लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो, ये है फेजर जिसमें तीनों के लिए सब कुछ दिखाया गया है। तुम लोगों ने पहले जो फेजर देखे हैं उसमें एक करंट का होता था और एक वोल्टेज का होता था। ठीक, या तो वी सी या वी एल या फिर वी आर वाला। यहाँ पे तीनों है। ठीक है, तुम लोगों को पता है करंट वाले की ही डायरेक्शन में वोल्टेज वाला भी होता है। बस यहाँ एक चीज गलत दिखाई गई है कि इसको यस थोड़ा सर। बड़ा दिखाया गया है। इसको दिखाना चाहिए था इन लोगों को थोड़ा छोटा वोल्टेज से। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ही डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है उसका करंट से कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं आता है। तो इसीलिए उसी डायरेक्शन में करंट भी होगी जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्लियर है? तो उस डायरेक्शन में दिखा दिया गया करंट को। समझे? फिर अब ये बताओ, इंडक्टिव सर्किट में ऐसे था वी वी एल, और इधर कहीं पे था आई 90 डिग्री, लैग कर रहा था, याद है? यस सर। लैग कर रहा था ना। तो आई पीछे है, यहां भी देखो वी एल इस तरफ 90 डिग्री बनाया गया है, यस सर। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई देखो पीछे है ना वी से, आई लैग कर रहा है। बात समझ में आई? सिर्फ वीएल को देखो यस और सर। आई को देखो। वीएल इस तरफ है, तो वीएल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई है, मतलब लैग कर रहा है ना। आई बात यस समझ में? सर। और कितना? पाई बाई टू, 90 डिग्री है ना, देखो साफ दिख रहा है। क्लियर? तो ये हमने यस सर। किसका फेजर बना दिया, किसका फेजर वेक्टर बनाया? इंडक्टिव वोल्टेज का, या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर वाला। सही। और कैपेसिटिव सर्किट में ये अगर वोल्टेज होता था तो फिर इस तरफ कहीं पे करंट आती थी 90, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे। याद है? तो यस सर। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे करंट किससे आती है? कैपेसिटर वाले वोल्टेज से। सही है? देखो, कैपेसिटर से जो करंट है कैपेसिटर वाले वोल्टेज से क्या कर रही है? लीड कर रही है ना? इधर से ये लीड कर रही है 90 डिग्री, पाई बाई टू, और इधर से ये लैग कर रही है करंट 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई टू। दिख रहा है साफ साफ? तो मतलब इसको बनाने का लॉजिक समझ में आया कैसे बन रहा है ये? यस सर। एक एक करके देखना है। पहले हमको वी आर बना देना है किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि उसी तरफ हम करंट ले सकते हैं शुरू शुरू में, है ना? ये ज्यादा बड़ा मत बनाना इसको, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्योंकि आई बड़ा नहीं होता उससे। ठीक है? ठीक, वी आर के डायरेक्शन में हमने आई भी बना लिया। अब देखो, कैपेसिटिव वोल्टेज से करंट लीड करती है तो वोल्टेज लैग करेगा तो पीछे होगा 90 डिग्री पीछे। और इंडक्टिव वोल्टेज से करंट लैग करती है तो वोल्टेज लीड करेगा। वोल्टेज लीड करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री की तरफ। सही? तो आ रहा है ना? तो हम इधर यस सर। और इधर बना लेंगे। ठीक है, अब ये पर्सनल चॉइस वाली बात है इन लोगों ने जो किया है कि इसको बड़ा रखा है और इसको छोटा।
हो कुछ भी सकता है। हो सकता है वीएल का फेजर बड़ा हो और वीसी का छोटा हो, ठीक है। पर इन्होंने यही वाला चूज क्यों किया है, उसका रीजन है पॉजिटिव फेज डिफरेंस दिखाने के लिए। करंट का ओमेगा टी प्लस फाइव कब होगा, जब करंट लीड करेगी। लीड कब करेगी, जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इससे तो ज्यादा ही होगा, तभी तो लीड कर पाएगी ना अल्टीमेटली। हमने बोला था ना, लीड भी कर रहा है लैग भी कर रहा है, लेकिन अगर लीड ज्यादा कर गया तो अल्टीमेटली उसको लीड ही बोलेंगे, लैग वाला इफेक्ट तो खत्म हो गया ना फिर। अब आई बात समझ में क्या बात हो रही है। यस सर। तो इसीलिए पॉजिटिव वे में उसको दिखाने के लिए लीड लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं हमेशा, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। क्लियर है। चलो अब आगे देखें। तो नॉर्मल जो वैल्यूज होती हैं पोटेंशियल की, वो तो स्मॉल वी में लिखी जाती हैं, और फेजर में जो लिखा जाता है वो कैपिटल वी में, और वेक्टर के फॉर्म में भी। क्योंकि फेजर क्या है, देखो वोल्टेज वेक्टर नहीं है, लेकिन हम उसको एक वेक्टर की जैसा दिखा के फेजर डायग्राम बनाते हैं, समझ रहे हो। उसमें हमको वेक्टर जैसा ही दिखाना पड़ता है उसको, उसकी डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है। तो इस चक्कर में उसको हम वेक्टर दिखा रहे हैं, आर वाले को भी, एल वाले को भी, सी वाले को भी, और टोटल वाले वी वाले को भी। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो एक्चुअली इन तीनों का वेक्टर सम ही तो इसके इक्वल होगा, यस सर। वेक्टर सम होगा इसके इक्वल। अब वेक्टर सम कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम बना के, पैरेललोग्राम। पता है ना, पैरेललोग्राम बना के ऐड करते हैं। तो इसीलिए यस सर। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अच्छा लेकिन ऐसे वाले दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, इसमें भी पैरेललोग्राम बनाएंगे। नो सर। तो फिर कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और डायरेक्ट। डायरेक्शन यही यस आएगा, सर। डायरेक्शन यही आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले, दूसरा वाला कौन सा, मतलब ऐसे एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, इसको कैसे ऐड करते हैं, इसको ऐड तो क्रॉस हो करेंगे, जाएंगे ये। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन करेंगे ऐड हम, वो मतलब वेक्टर में हम ऐड ही लिखेंगे इसको, ठीक है, प्लस ही लिखेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू के हिसाब से वो एक माइनस रखा जाएगा एक प्लस, तो इसीलिए हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, हो जाएगा ना। यस सर। और वैसे भी हमने बोला था तीन चार वेक्टर हो, उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो दो दो करके निकालते हैं, पहले दो को सॉल्व करो, फिर उसका आ जाए तो तीसरे के साथ सॉल्व करो, सही है। तो यहाँ पे करंट को तो हमको किसी के साथ सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, हमको चाहिए अल्टीमेटली वोल्टेज का, क्योंकि करंट का तो जो है सो है यही है, हमको चाहिए वोल्टेज का फाइनल फेजर, यानी कि फाइनली तीनों का मिला के किस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है, किस तरफ वोल्टेज आएगा, वोल्टेज का फेजर। आई बात समझ में। हम्म यस सर। हम्म यस सर। तो यानी कि तीन वेक्टर सॉल्व करने हैं, एक ये वी आर, एक वी एल और एक वी सी। क्या करें, कैसे सॉल्व करें, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है पैरेललोग्राम। सॉल्व करने का। अरे पैरेललोग्राम नहीं, पहले सिंपली ये दो अपोजिट वालों को सॉल्व कर लेना हम, यस सर। उसके बाद जब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा उसको फिर इसके साथ पैरेललोग्राम बना के सॉल्व करेंगे। अभी क्यों बनाए पैरेललोग्राम, अभी तो पहले सिंपली जो हो सकते हैं सॉल्व उनको सिंपली सॉल्व कर लेना, क्या दिक्कत है। फिर तो दोनों का एक्चुअली वेक्टर बना के और फिर उसके बाद पैरेललोग्राम करेंगे। देखो ये दोनों सिंपल सॉल्व हो जाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, अभी बोला था ना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यस डायरेक्ट सर। इनको इनको कर लेंगे हम। लेकिन वेक्टर में हमने बोला ना, नाम में सब्ट्रैक्शन नहीं लिखते हम, उसमें तो एडिशन ही लिखते हैं, वी सी प्लस वी एल ही लिखेंगे हम, ठीक, वेक्टर के फॉर्म में। जब वैल्यू रखेंगे तो एक की माइनस रखी जाएगी, वो सब्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगी वैल्यू। आई बात समझ में। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, खाली इन दोनों को, तो एक वेक्टर आएगा बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में, जो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, ये दोनों हो जाएंगे गायब। कुछ आई बात समझ में। ये बताओ, यस सर। ये यस एक बड़ा वेक्टर है, ये एक छोटा वेक्टर है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर किस वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा, बड़े वाले के डायरेक्शन में, बड़े डायरेक्शन। है ना। वैसे ही यहाँ पे भी है, बड़ा वाला वीसी था तो वीसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा, जिसको हम वीसी प्लस वीएल लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। एक्चुअली ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में तो ऐड ही हो रहा है ना, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना होते हैं।
क्लियर हुआ क्या बात हो रही है? यस सर। ठीक है, तो बस यही चीज है। हो गया सॉल्व आधा। अब दो ही वेक्टर बचे हैं हम लोगों के पास। अब कोई वीएल कोई वीसी अलग अलग नहीं है। अब एक वीआर है और एक वीसी प्लस वीएल है। दो वेक्टर है ना, तो अब हम पैरेललोग्राम यस सर। बनाएंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाएंगे और उस डायरेक्शन में बना देंगे एक हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। बात आई समझ में? ये हो गया v, यस सर। क्योंकि इस ये क्या है, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, तीनों का सम, वेक्टर सम। और वेक्टर सम तीनों का है किसके इक्वल? v के इक्वल। अल्टीमेटली जो सोर्स का वोल्टेज है उसके इक्वल, उसके फेजर की डायरेक्शन में। अब बात समझ में आई क्या बात चल रही है? यस सर। और इसको हम किससे देख रहे हैं? अब हम वी आर को भी भूल जाएंगे। अब हम सबको भूल के खाली करंट का और ये वाले वोल्टेज का फेजर देखेंगे। देखो वी। करंट क्या कर रही है, लीड या लैग? करंट लीड कर रही लैग। है, लीड कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज गए ना वोल्टेज से करंट पे, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। लीड कर रही है ना, आगे चल रही है उसके। हम्म क्योंकि यहाँ पे वीसी बड़ा था, इस वजह से। आई बात समझ में? इसीलिए यस सर। सी का इफेक्ट ज्यादा आया, अल्टीमेटली लीड कर गई करंट। ठीक है, समझ रहे हो ना? और अगर उल्टा होता तो, यानी कि ये वीएल बड़ा होता तो रिजल्टेंट इस तरफ आता कहीं पे। ठीक, उससे हम पैरेललोग्राम बनाते। यस सर। पैरेललोग्राम कहीं इधर बनता। कौन आया कौन गया? सर नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, कुछ छूटा तो नहीं ना तुम्हारा? अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं बताया। अब हम कह रहे हैं कि वीसी बड़ा था वीएल से, तो रिजल्टेंट आया वीसी की तरफ। वीएल बड़ा होता तो रिजल्टेंट किस तरफ आता? वीएल की तरफ, है ना तुषार? यस यस सर। सर। और इस तरफ आता तब हम वी आर का इससे रिजल्टेंट निकालते। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया। आई से क्यों निकाल लिया हमने? इससे आएगा, सॉरी। ये आता रिजल्टेंट, यानी कि v का वेक्टर ये आता। और हम करंट से उसका देखते, तो वोल्टेज से करंट पे जाने के लिए हमें कैसे घूमना पड़ता? क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज। करंट क्या कर रही है? लैग। लैग। क्योंकि वी एल बड़ा था वीसी से, इसीलिए लैग कर रही है। क्लियर हुआ क्या बात चल रही है? यस सर। डिपेंड उन्हीं सब पे कर रहा है ये। ठीक है, तो लेकिन अभी यहाँ पे जो सिनेरियो है वो हम देखेंगे। देखो ये क्या है, वी आर एम। क्या है ये? वी आर है। वी आर एम है, मैक्सिमम वैल्यू, यस सर। रेजिस्टिव वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। आई एम आर नहीं आएगी। ठीक है, कैपेसिटिव वोल्टेज की यस सर। मैक्सिमम वैल्यू आई एम एक्स सी नहीं आएगी, एक्सी। है ना? और इंडक्टिव वोल्टेज की आई एम एक्सएल आएगी, क्योंकि आर की जगह ही ये रिएक्टेंस लेते यस हैं। सर। देख रहे हो, ये लेट यस किया सर। गया है, लेट किया गया है। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू वी। ठीक, रिएक्टेंस के केस में। और फेजर वाले केस में हम लिख सकते हैं इस तरह से कि वेक्टर सम ऑफ वी एल वी आर एंड वी सी इज इक्वल टू वी। क्लियर? ये चक्कर है, आया समझ में? लेकिन यहां पे यस हमने सर। वेक्टर सम किया कैसे, ध्यान दो जरा। ये क्या आया था, वी सी प्लस वी एल वैक्टर फॉर्म में आया था। लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी सी प्लस वी एल की मैग्नीट्यूड क्या आएगा?
VC माइनस VL करके आएगा। माइनस VC माइनस VL करके V आएगा मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हो? यस सर मैग्नीट्यूड माइनस करके आएगा, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड अगर इतना आ रहा है VC माइनस VL, VR का मैग्नीट्यूड तो VR ही होगा। वो तो VR ही होगा, है ना। और ये दोनों हैं आपस में 90 डिग्री। तो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे भी पैरेललोग्राम बना के, तो वो जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, AP याद है कॉस थीटा वाला, उसमें कॉस यस थीटा तो सर 90 आएगा ना, क्योंकि VC VL माइनस VC है, ये वाला जो है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो कॉस थीटा कैसे आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्लियर हुआ? तो यस कॉस सर 90 क्या होता है, 0। तो पूरा वाला टर्म 0। तो R क्या आएगा फिर, यानी कि एक्चुअली यहाँ V की वैल्यू क्या आएगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। अंडर रूट A स्क्वायर वी प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, एक वेक्टर है VR, तो VR स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर है VL माइनस VC वैल्यू में, या VC माइनस VL, दूसरा VC माइनस V VL स्क्वायर। कुछ आया समझ में? यस सर यस सर पक्का ना? दोनों को आया, क्लियर हुआ कैसे आ गया ये? इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। हम मैक्सिमम वैल्यूज की बात करें तब भी। यस सर कि फाइनल वाला जो होगा वो उन दोनों का रिजल्टेंट के बराबर आएगा। एक वेक्टर की वैल्यू है VR या VRM बोल सकते हो तुम, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो। एक वेक्टर की वैल्यू है VC माइनस VL, है ना। तो दोनों का स्क्वायर का सम और रूट नहीं आ जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं इसका रूट हटाओ, ये हटाओ, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है फिर ऐसे। ये रिलेशन है तीनों वोल्टेजेस में। हम्म यानी कि ये वाला रिलेशन नहीं है, ये वाला जो हम लोग सोच रहे थे ना कि VL प्लस VR प्लस VC इज इक्वल टू V हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। फेजर के हिसाब से कुछ अलग ही नजर आ रहा है। बात आई समझ में? यस सर है ना, क्योंकि यस सर नॉर्मली किरचॉफ के हिसाब से देखते तब तो ऐसा दिखता ना कि तीनों वोल्टेज का सीधा सिंपल वाला सम, कोई वेक्टर वेक्टर की बात नहीं हो रही, सिंपल सम जीरो मतलब V के बराबर हो जाना चाहिए था, लेकिन तीनों वोल्टेजेस का। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, देख रहे हो, ये रिलेशन आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, VM इज इक्वल टू VRM प्लस VCM प्लस VLM आ जाता, लेकिन नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? तो ये एक चीज है नोटिस करने वाली। और भी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें रख दो वैल्यूज। VRM की वैल्यू क्या है, IM R, है ना। ऐसे ही सब वैल्यूज हैं ऊपर जो लटकी थी अभी, रख दो सारी। तो VM स्क्वायर क्या आने लगेगा, I स्क्वायर R स्क्वायर, सॉरी IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VC, VCM क्या है, IM XC, VLM क्या है, IM XL स्क्वायर। यहाँ से IM हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, है ना। और यस एक्चुअली सर पूरे से ही हम IM कॉमन ले सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? अंदर क्या बचेगा? तुषार, कुछ डाउट है? हेलो, नो सर आया ना समझ में? कॉमन लिया है बस हमने, सब में आ रहा था IM 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 सब में, तो हमने कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर है बस यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे, और हाँ IM स्क्वायर आ रहा होगा, सॉरी, क्योंकि सब में स्क्वायर लगा है ना। यहाँ से IM कॉमन आएगा, स्क्वायर है ब्रैकेट में, तो IM स्क्वायर कॉमन होने लगेगा। तो जब हम लेंगे बाहर तो पूरा IM स्क्वायर कॉमन आएगा। क्लियर? यस सर ठीक। यस सर इसको हम किधर ले सकते हैं, इस तरफ, है ना, ले सकते हैं ना। या फिर ऐसे कह लो, ये IM स्क्वायर है, तो यहाँ से IM स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, VM स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, ये आएगी वैल्यू आई एम स्क्वायर की। यस सर। अगर हम आई एम की वैल्यू निकालना चाहें तो टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लें, क्या हो जाएगा, ऊपर तो वी एम होने लगेगा, नीचे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्सी स्क्वायर माइनस एक्सएल का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, अब जरा बताओ ये किससे कंपेरेबल है? आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर से कंपेरेबल नहीं है। यानी कि नीचे वाली क्वांटिटी जो आ रही है रूट में वो किसकी जगह पे आ रही है? आर। रेजिस्टेंस की जगह पे। तो हमने बताया था कि सिर्फ कैपेसिटर लगा हो वो रेजिस्टेंस की जगह पे आ जाए तो हम उसको रिएक्टेंस बोलेंगे, मतलब उसकी जगह पे एक्सी। जो आ रहा होगा रिएक्टेंस बोलेंगे, 1/ओमेगा c जो आ रहा था। ठीक ठीक। इसके केस में हम इसको रिएक्टेंस वाला मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर ये सब मिक्स होता है, कुछ इंडक्टर है, कुछ कैपेसिटर है, कुछ रेजिस्टर है, मिक्स होता है, तब हम इम्पीडेंस बोलते हैं। बात आई समझ में? यस सर। इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय जेड, कंबाइंड फॉर्म में। तो Z की वैल्यू क्या आ गई इस हिसाब से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। कुछ कुछ दिक्कत लग रही है ऐसी जो ना समझ में आ रहा हो? नो सर। सही है ना? तो ये एक नई क्वांटिटी आई है। तुम इसको समझ सकते हो जैसे होता नहीं था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकालते थे हम सबका मिला के, तो ये वैसे ही कुछ समझ लो। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। यानी कि एक से ज्यादा तरह के कंपोनेंट जब भी लगे होंगे, मान लो एल ना लगा हो, सिर्फ सी और आर लगे हों, तब भी हम उसका निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस ही बोलेंगे। एक्सएल गायब हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर होने लगेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तब इम्पिडेंस ये हो जाएगा। सिर्फ एल वाला हो तो भी, दोनों गायब हो जाए तो भी, यहाँ पे आर भी होगा ना तो उसको भी हम इम्पिडेंस ही बोलेंगे। समझे? ये चक्कर है। ठीक है, आ गया समझ में पूरे रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का? कुछ डाउट? एक तो ये चीज हो गई। हम्म दूसरा ये कि ठीक है, हो गया। एक तो ये आई एम वैसे करके आ गया, फिर इम्पिडेंस में सर कन्वर्ट हो गया। सर्किट में से जब हम दोनों गायब कर देंगे तो वो तो वही वाला बैठ जाएगा फिर, रेजिस्टेंस वाला। रिएक्टेंस। यस सर, रेजिस्टेंस वाला। हाँ, लेकिन उसको भी हम इम्पिडेंस बोल सकते हैं। चेक करके देख सकते हो, दोनों गायब करेंगे जीरो हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा, रूट और ये गायब, तो जेड इज इक्वल टू आर होने लगेगा। तभी तो बोल रहे हैं वो वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है। समझे? तो इसका भी क्या आएगा, यूनिट इसकी भी ओम होगी, कुछ अलग क्यों होगी? ठीक है, यस सर। वो रेजिस्टेंस की जगह पे ही है और कुछ है नहीं नया। तो इससे आए रिजल्ट्स ऐसे ऐसे, ये सब रिजल्ट आ गए फेजर डायग्राम से जो हमने सॉल्व वॉल्व करके निकाला ना, तो रिजल्ट कुछ इस तरह के आ गए। समझ में आ रही बात? ठीक। और भी कुछ चीजें निकाली जा सकती हैं, जैसे अभी फेज के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है, फेज क्या आएगा, है ना? फेज के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो फेज कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बताओ, कोई आइडिया है? फेज डिफरेंस है कहाँ पे, पहले ये देखो, फाई कहाँ है, ये है ना फाई। यस सर। कैसे पता? क्योंकि अल्टीमेटली यही तो फेज का डिफरेंस है वोल्टेज और करंट में, यस सर। है ना? तो इस बेसिस पे जो पहले से वी आर था उसका देखो क्या लिया लिया हुआ है, वी का कितना होगा, ओमेगा टी, है ना? और यहां से लेके यहां तक क्या है, फाई। तो इसीलिए पहले से वी आर का ले रखा है ओमेगा टी प्लस फाई। देखो फिगर में, ये देखो ये,
ये देखो नजर आया यस कुछ? सर। पहले से दे यस रखा है तो वो उसी बेसिस पे है। पहले से लेने का कोई मतलब नहीं है, हम बाद में रिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, इसको देखो जरा ध्यान से, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, पैरेललोग्राम बनाया गया है ना, यहाँ परपेंडिकुलर, तो फिर यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 है तो फिर सारे ही 90 हो जाते हैं। फिर वो रेक्टेंगल बनने लगता है वो पैरेललोग्राम एक्चुअली। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब जरा ये ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये आई समझो इसको, ये ट्राइंगल देखो, इसके बेसिस पे ऐसे अगर हम बना लें, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे फाई है, tan फाई क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि फाई के सामने यस सर। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये कितनी लेंथ है, इसके बराबर नहीं है, यस सर। VC माइनस VL के बराबर है वो एक्चुअली। दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं लेंथ में। और ये वाली, ये किसके बराबर है, ये तो आई के बराबर है ना, या फिर कहो VR के बराबर, यस सर। आई यस नहीं, VR से देखा था ना वी आर बेसिकली, VR के बराबर है नहीं, क्योंकि अभी तो पैरेललोग्राम तो VR लेके बनाया है ना, आई लेके थोड़ी ना बनाया है, याद है ना। तो ये यस सर। tan फाई VC माइनस VL बाई VR हो जाएगा, ठीक। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि tan फाई भी निकल आएगा, क्योंकि VC VR और VL की तो वैल्यूज मालूम है ना, वो नोन क्वांटिटीज है। कुछ आया समझ में? और यस सर। यस यहाँ से अगर हम VCM VLM और इसकी वैल्यू रखें, तो इसकी वैल्यू क्या है, IM XC, इसकी वैल्यू क्या है, IM XL। तो हम वैल्यू रखें, देखो क्या आएगी, IM XC, हाँ ठीक है, माइनस IM XL डिवाइड बाय IM R, क्योंकि VRM में IM R आएगा, सही। IM कॉमन आ जाएगा और कट भी जाएगा, तो tan फाई क्या आया, XC माइनस XL बाई R। तो तुम समझ पा रहे हो, हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं जिसकी जिसका परपेंडिकुलर अगर इसके ये एंगल है, जिस ट्राइंगल का एंगल एक फाई हो, ठीक। तो tan फाई के हिसाब से ऊपर वाला परपेंडिकुलर, मतलब कि ये XC माइनस XL हो, और बेस यानी कि ये R हो। कुछ आ रही बात समझ में? यस सर। हम एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं ना, ये R हो। तो अब बताओ जरा हाइपोटेनस क्या आएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर अपन पे अपॉन क्यों आएगा यार, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यस सर। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या आएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, XC माइनस XL है ना, इसका स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, R इसका स्क्वायर। लेकिन ये कहीं देखा देखा लग रहा है ना, यस सर। क्या है ये, जिसको तुषार? हमने जेड बोला था। ये तुषार क्या है ये, यस सर। अभी अभी निकाला था ना, यस सर। यस सर। क्या, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस प्लस XC माइनस एक्सएल XL का होल स्क्वायर, ये यही तो है। इम्पीडेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, Z, जेड। समझे? इसका मतलब एक ट्राइंगल बनाया जा सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक साइड हाइपोटेनियस हो इम्पिडेंस, और एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो, XC माइनस XL और एक R, समझे? और R और Z के बीच का एंगल हो फेज डिफरेंस वाला फाई।
समझे? ऐसा ही है। यस सर। क्लियर हुआ ना क्या चल रहा है? यस सर। और इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है इम्पीडेंस डायग्राम या इम्पीडेंस ट्राइंगल। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। ट्राइंगल, क्योंकि इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना इम्पीडेंस, इसलिए इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। समझे? ये बना हुआ है, देख सकते हो। ठीक, वैल्यूज आ जाएंगी, यही सब बातें हो रही हैं बस। ठीक है, कुछ भी डाउट? यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। नो नो? सर। बस खाली ये ध्यान रखना, अगर एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो एक्सी माइनस एक्सएल ग्रेटर देन हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सएल इधर ले आओ, यानी कि पॉजिटिव। तो फिर एक्सी माइनस एक्सएल को यहां पे रखेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो फिर एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव में ही रखते हैं ना ट्राइंगल में। डायरेक्शन वायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं, लेंथ से मतलब है। लेंथ होती है हमेशा यस पॉजिटिव, सर। तो हम पॉजिटिव रखेंगे इस बेसिस पे कि एक्सएल बड़ा है एक्सी से अगर, तो एक्सएल माइनस एक्सी पॉजिटिव आएगा, तो हम यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? एक्सएल माइनस एक्सी। ये यही ध्यान से रखना है बस, जो बड़ा है वो पहले और जो छोटा है वो बाद में। क्लियर हुआ? ये चक्कर है। यस सर। तब हम ये यहाँ रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। सर पर ये इसमें ये लिखा है कि एक्सी लेस देन एक्सएल इज नेगेटिव। कहाँ लिखा है नेगेटिव? फाई इज नेगेटिव, फाई इज नेगेटिव। उनका मतलब ये है कि तब फेज डिफरेंस नेगेटिव होगा। अभी भी तो हम लोगों ने देखा था, ओके। फेज डिफरेंस के नेगेटिव होने का क्या मतलब है? करंट यस सर। लैग कर रही होगी, है ना? और यस फेज सर। डिफरेंस के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? करंट लीड कर रही होगी। समझे? क्या हुआ तुषार, गायब हो गए थे क्या सर नेट प्रॉब्लम कर गया था। फिर से? तो क्या हुआ, आ गया ना? यस सर। दिखाई दे रहा है कुछ छूटा? कितनी देर पहले गायब हो गए थे? क्या सुना आखिरी में? सर ये आप ट्राइंगल के बारे में बता रहे थे, ये क्या बोले, इसका बत फॉर्मूला बताया था। हाँ तो हो गया, बस वही है। इसको क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस ट्राइंगल। ये बता दिया था यस हमने। सर, ट्राइंगल। हाँ, इसको ये बता दिया था, यही बताया बस, अभी और कुछ नहीं बताया। उसके बाद खाली ये बता रहे हैं कि यहाँ हमको पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का कोई भरोसा नहीं है ना, पॉजिटिव आए ना आए, नेगेटिव आ गया तो। इसीलिए अगर एक्सी बड़ा है एक्सएल से, यानी कि रिएक्टेंस कैपेसिटिव वाला ज्यादा बड़ा है इंडक्टिव वाले से, तो एक्सी माइनस एक्सएल क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होना। तब यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल रखा जाएगा, जैसे कि रखा भी हुआ है देखो। लेकिन अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो फिर एक्सएल माइनस एक्सी ग्रेटर देन 0 आएगा, जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव। तो एक्सएल माइनस एक्सी रखा जाएगा यहाँ, यानी कि ये नहीं रखा जाएगा यहाँ। फिर एक्सएल माइनस एक्सी को ये लेंथ में बोला जाएगा। समझे? ये लेंथ, यस सर। क्योंकि लेंथ पॉजिटिव ही रहती है तो उसको पॉजिटिव वे में ही रखना पड़ेगा तुमको। दूसरी बात, अगर एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो इसका मतलब है ये कि फेज एंगल, बात ये है ना, tan फाई पॉजिटिव कब आएगा? जब राइट में सब पॉजिटिव आए। ठीक, आर तो नेगेटिव होता नहीं है, आर तो पॉजिटिव ही रहेगा। खतरा इसके लिए है ना। तो इसका मतलब है अगर एक्सी माइनस एक्सएल ग्रेटर देन 0 है तो फाई पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सी को बड़ा होना चाहिए एक्सएल से फाई को पॉजिटिव रखने के लिए। समझे? और अगर एक्सी माइनस एक्सएल है नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो फिर tan फाई नेगेटिव, tan फाई नेगेटिव तो फाई भी
नेगेटिव, क्योंकि tan फाई सीधा सीधा चलता है, समझ रहे हो ना, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फाई, tan थीटा, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा तो उसका भी एंगल नेगेटिव आने लगता है, समझे? यस सर। ठीक है, तो एक्स सी माइनस एक्सएल लेस देन जीरो, तो इसका मतलब एक्स सी लेस देन एक्सएल, एक्सएल बड़ा हो गया अब, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी, ठीक है, तो इस केस में फाई क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक, फाई होगा नेगेटिव, और फेज डिफरेंस पॉजिटिव होने का मतलब है कि करंट लीड कर रही है, और फेज डिफरेंस नेगेटिव होने का मतलब है कि करंट लैग कर रही है। तो दिख रहा है ना साफ साफ, एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो करंट लीड करेगी, एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो करंट लैग करेगी, साफ बात है। कैपेसिटर डोमिनेटिंग होगा तो करंट लीड करेगी, और इंडक्टर डोमिनेटिंग होगा तो करंट लैग करवा देगा, इसीलिए लिखा है प्री डोमिनेटिंग। डोमिनेट करने का मतलब होता है एक उससे ऊपर रहना, दूसरे वाले से, समझ रहे हो बात? यस यही सब सर। यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है, यही बातें चल रही हैं। और देखो वही दिखाया गया कि ओमेगा टी इसका है तो फाई एंगल और आगे टी आई का हो जाएगा, इस केस में ओमेगा टी प्लस फाई, तो वी की हो जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी का अपना साइन ओमेगा टी के हिसाब से चलेगा, और आई का हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो आई का साइन ओमेगा टी प्लस फाई के हिसाब से चलेगा, मतलब कि आई पहले आ गई है, फाई एंगल पहले। अब फाई एंगल कितना है पता नहीं, तो हम थोड़ा पहले ले लेते हैं, मान लो इतना है फाई एंगल, करंट इतना पहले ही आ गई ना वोल्टेज के, ठीक है, यस सर। ये चक्कर है, ठीक, तो ये करंट ऐसे ऐसे आएगी। इस बार 90 वाला कोई वो नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पाई बाई टू नहीं है, फाई है, रैंडम एंगल, पता नहीं कितना है वो। इस बार हम ये नहीं कह सकते कि ये जब हाईएस्ट पहुंचेगा तो ये शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंडम है, बिल्कुल ही रैंडम है। क्लियर? यस सर। तो ऐसा दिखेगा, ये देख रहे हो ना, इसका पीक और इसका पीक, इन दोनों के बीच का गैप फाई, या फिर इसका स्टार्टिंग और इसका वाला जो स्टार्टिंग था, इन दोनों के बीच का एंगल मतलब गैप फाई, फाइन। इसीलिए फाई फेज का डिफरेंस आ रहा है इनमें, समझ पा रहे हो? यही है बस, क्लियर हो गया ना? लीड लैग कुछ भी हो सकता है, यस सर। डिपेंड करता है, तो ऐसा होता है एलसीआर सर्किट। तो ये हुआ, हमने उसको फेजर के हिसाब से सॉल्व किया, लिखा भी हुआ था ना कि फेजर सॉल्यूशन है वो, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। अब हम एनालिटिकल सॉल्यूशन करेंगे, जो बेसिक तरीका सिंपल वाला होता है ना, किरचॉफ लगा के निकालना, वो करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि सेम रिजल्ट आ रहे हैं या डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, समझे? करें? हम्म, तुम लोग तो ऐसे चुप हो गए, ऐसे लग रहा है मन ही नहीं कर रहा है करवाने का, बताओ करें? यस सर। प्रियांशु? यस सर। मन नहीं हो रहा है क्या? सर मैंने बोला था यस सर। अच्छा, नहीं आई थी आवाज, देखो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, आवाज नहीं आई थी सच में। एल, आर सी एल लगा हुआ है। एनालिटिकल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसका V, इसका VR, इसका VC और इसका VL सबको ऐड करके V के बराबर कर देंगे, किरचॉफ लॉ के हिसाब से हो जाएगा ना इक्वल, तो वही एल डी आई बाई डी टी यस प्लस सर। आर आई प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी, हो गया। अब V को क्या लिख सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी लिख दिया, तो यानी कि यस सर। एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू बाई सी क्या हो गया, वी एम साइन ओमेगा टी, सही। लेकिन इधर है टाइम का, इधर है एक ही जगह टाइम का, एक जगह आई है एक जगह क्यू है, ऐसे कैसे सॉल्व होगा, 10 चीजें हैं, सॉल्व ही नहीं होगा इतनी आसानी से। तो हम इन सब को कन्वर्ट करेंगे एक टाइप के फंक्शन में, जो कि आई को क्यू में कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। कैसे? आई होता है डी क्यू बाई डी टी, होता है, यस सर। यहाँ पे पहले से क्यू है, यहाँ पे आई है जिसको हम क्यू में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आई है जिसको हम क्यू में चेंज कर सकते हैं, तो इन तीनों टर्म में क्यू आने लगेगा ना, कम से कम एक जैसा तो हो जाएगा।
तो इसीलिए हम इसको उसमें करेंगे यस सर। कन्वर्ट। तो क्या करेंगे, आई को रख देंगे डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। देखो कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसको एक बार डी बाई डी एक्स करो तो ये तो हुआ एक बार डिफरेंशिएट करना, लेकिन अगर एक और बार डी बाई डी एक्स कर दो तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएट करना। इसको ऐसे लिखते हैं डी टू डी एक्स टू एफ एक्स। आई बात समझ में? इसको डी स्क्वायर नहीं बोलते हैं, इसको डी एक्स स्क्वायर नहीं बोलते हैं, डी टू बाई डी एक्स टू बोलते हैं। ठीक, यस सर। इसको बोलेंगे दो बार डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे दिखेगा तुमको। ठीक, तो क्या इक्वेशन बनेगी, एल डी टू क्यू बाई डी टी टू, क्योंकि पहले से एक डी बाई डी टी है और आई में डी क्यू बाई डी टी खुद ही है, तो इसीलिए दो दो बार हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक ही बार होगा, तो आर के साथ एक ही बार डी क्यू बाई डी टी आएगा क्योंकि एक बार आई है। सही है, देखो आगे। और ये क्यू वाले में कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगी अपनी इक्वेशन। यस किसी को सर। कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। नहीं है। तो अब हम ये लाएंगे कहाँ से? अब ये अलग ही बात हो गई, ये कहाँ से लेके आएंगे? क्यू भी नहीं है, डी क्यू बाई डी टी भी नहीं है, डी टू क्यू बाई डी टी टू भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे? तो देखो ये तो पता है ना कि चार्ज भी करंट वगैरह के साथ ही वैरी करता है, वोल्टेज के साथ ही वैरी करता है ना? यस सर। तो ये चार्ज का भी यही चक्कर रहेगा कि वो भी साइन के फंक्शन पे तो डिपेंड यहाँ पे करेगा ही करेगा, कि जिस तरह वोल्टेज और करंट चल रहे हैं, पावर चल रही है, चार्ज भी साइन के फंक्शन के हिसाब से चलेगा, पक्की बात है। अब ये नहीं पता कि चार्ज का जो फेज है वो वी में वी के जैसा होगा, आई के जैसा होगा, या इन दोनों से ही कुछ अलग होगा, ये नहीं पता है। ठीक है, तो हम चार्ज को क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग थीटा मान सकते हैं। रैंडम एक एंगल थीटा हमने मान लिया कि उसका जो फेज है वो थीटा एंगल अलग है वोल्टेज से। अब करंट में है या नहीं वो नहीं पता। क्लियर? यस सर। ये किया गया है लेट, बस और कुछ नहीं। लेट क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, समथिंग ले लिया गया है। कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। इससे हम तो Q तो मिल गया ना, Q उठा के हम यहां रख सकते हैं। ठीक है, Q को उठा के हम यहां रख सकते हैं, लेकिन डी क्यू बाई डी टी का क्या? तो डी क्यू बाई डी टी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर भी डी बाई डी टी, क्यू में डी क्यू बाई डी टी, राइट में भी डी बाई डी टी ऑफ पूरा फंक्शन क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। समझे? ऐसे करना पड़ेगा। लेफ्ट में तो आ गया डी क्यू बाई डी टी, राइट में क्यू एम आ जाएगा बाहर। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सिर्फ हमको साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का, क्योंकि क्यू एम कॉन्स्टेंट है और हमने बताया कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाइड या डिवाइड है तो वो बाहर आ सकता है, उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता। क्लियर है? यस सर। तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। क्या आएगा? तो पहले साइन के हिसाब से होगा, हमने बताया ना, सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन के हिसाब से होता है। तो क्या हो जाएगा? कॉस लो ओमेगा टी प्लस थीटा, पहले ये आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई में ओमेगा टी प्लस थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, फिर से इसका होगा। समझे? तो इसमें यस डिफरेंशिएशन का क्या है, वो अंदर अंदर चला जाता है, जैसे x प्लस वाई, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी जो भी। तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी टी वाई, अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन अंदर चला जाएगा, तो ओमेगा टी का अलग और प्लस करके थीटा का अलग, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आता है वो जीरो आता है। समझ रहे हो?
जैसे 5 का अगर हम यस पूछें डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आएगा। क्लियर? यही 5x के साथ मल्टीप्लाई है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आएगा, तब ये 5 आएगा बाहर और हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 आएगा, आंसर आएगा 5। लेकिन सिर्फ 5 लिखा है, सिर्फ 5, सिर्फ कांस्टेंट है, तब क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 0 आएगा। क्लियर? तो यहाँ थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और ओमेगा टी का तुम लोगों को पता है ओमेगा आएगा क्योंकि टी का 1 होता है। यस ठीक, सर तो ओमेगा आएगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा बचेगा, इसका तो 0 हो गया ना थीटा का। आई बात समझ में? तो क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आया डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू। ठीक, तो एक और वैल्यू मिल गई यहां पे रखने के लिए। यस सर ठीक है, एक और चाहिए तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से हम फिर से कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही लिखा जाता है, समझ रहे हो? अब इधर तो हो जाएगा लेफ्ट साइड में डी टू क्यू बाई डी टी टू, 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ऐसे ही लिखा रहेगा ना। राइट साइड यस में सर क्यू एम और ओमेगा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा हमको, सिर्फ कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का। सही है? यस सर ठीक, क्यू एम ओमेगा डी बाई टी टी कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब जरा यहाँ पे साइड में फिर से वही कर लें कॉस का, तो अगर हम कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यस सर और यस फिर ओमेगा टी प्लस थीटा का होगा तो फिर ओमेगा आ जाएगा, तुम लोग को पता है ऊपर भी आया था। तो फिर किसको कह सकते हैं कि माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आएगा। ठीक है, तो एक माइनस यस आएगा, सर एक माइनस आएगा, एक ओमेगा और आएगा तो इसका स्क्वायर होने लगेगा और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आने लगेगा। क्लियर है? यस सर यस सर कुछ भी डाउट यहाँ पे? नहीं ना? नो सर तो ये वैल्यू मिल गई ना हमको फिर से, किसकी, डी टू क्यू बाई डी टी टू की, जो कि हम यहाँ पे इक्वेशन में रख पाएंगे। यानी कि हमारे पास अब इसकी भी वैल्यू है अलग से, इसकी भी है और इसकी भी है। अब रख दें वैल्यूज, यस सर तो थोड़ा ये सब मिटा लें, ये जो कचरा फैला दिया यहाँ। देखो, जरूरी जरूरी वैल्यूज को रखते हैं, बाकी सब मिटा दे रहे हैं। क्यू की वैल्यू रखनी है, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू भी रखनी है, यहीं पे लिख लेते हैं डी टू क्यू बाई डी टी टू वाली वैल्यू भी। वो आई है माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आई है वैल्यू। इन्हीं तीनों की वैल्यू ऊपर रखनी है, बाकी सबको देते हैं मिटा। समझ रहे हो? यस सर इन सबको मिटा देते हैं। ठीक, तो रखते हैं वैल्यू, इसी में रखना है। तो एल, एल के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, ये वाला डी टू क्यू बाई डी टी टू, तो एल के साथ आ जाएगा टी क्यू एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एल, ऐसे मतलब माइनस का ये सब आएगा ना, देखिए माइनस क्यू एम एल ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ जाएगा पहले वाले टर्म यस का। सर दूसरे वाले का आर, और ये रखना है मल्टीप्लाई में डी क्यू बाई डी टी, तो आर यानी कि क्यू एम आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आएगा। सही। यस सर तीसरे वाली वैल्यू में क्यू बाई सी करना है, तो क्यू को तो माना था क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, अपॉन सी कर देंगे बस, तो क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अपॉन में सी आ गया, इज इक्वल टू क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी। याद है? राइट में यस सर सिर्फ यही था, ये आ गया।
अब इसको करेंगे थोड़ा सा सॉल्व। कैसे करेंगे देखना ध्यान से एक एक चीज को। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्यू एम सब में आ रहा है देखो, यस है सर। ना। ओमेगा इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हम दो सब में से ओमेगा भी कॉमन ले लेंगे। तो हम एक क्यू एम कॉमन ले लेंगे और एक ओमेगा कॉमन ले लेंगे। तो क्या क्या बचेगा जरा ध्यान दो अंदर। यहाँ पे क्या ओमेगा बचेगा, साइन हाँ एक ओमेगा बचेगा, एल भी तो बचेगा, साइन ओमेगा। एल एल ओमेगा ओमेगा माइनस का साइन या ओमेगा एल माइनस का बचेगा, और बचेगा साइन ओमेगा साइन टी ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा। प्लस इसमें से भी क्यू एम और वो कॉमन लिए तो बचा आर कॉस ओमेगा टी थीटा। प्लस थीटा। सही। इसमें से सर। प्लस क्यू एम कॉमन ले लिया, वो है लेकिन ले ली ओमेगा भी तो कॉमन लिया है, तो ओमेगा तो ऊपर है ही नहीं, कॉमन लेंगे तो क्या होगा। जहां पे जो चीज नहीं होती है कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, डिवाइड में आता है, पता है ना। ओमेगा यहाँ नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हमने लिया है कॉमन, तो एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड करके हम कॉमन ले सकते थे, तो इसको कॉमन ले लिया और ये रह जाएगा फिर नीचे वाला। आई बात समझ में। तो इसमें क्या नजर आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अपॉन ओमेगा सी नीचे नजर आएगा डिवाइड में, समझे। और राइट साइड में क्या है, सर। वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। राइट में है वी एम साइन ओमेगा टी। सही। अब जरा एक चीज और बताओ, ओमेगा एल क्या होता है, एक्सएल नहीं होता है। यस सर। और वन यस सर। अपॉन ओमेगा सी क्या होता एक्स है, एक्स सी। तो यहाँ पे वन अपॉन ओमेगा सी ऐसे लिख सकते हैं ना, वन अपॉन ओमेगा सी एक्स सी, और इसको एक्सएल यस रिप्लेस सर। कर दें, एक्सएल लिख दें माइनस, और यहाँ पे एक्स सी लिख देते हैं। आया समझ में क्या किया, कुछ नहीं किया है खास। यस सर। अब इनमें और इनमें साइन ओमेगा टी प्लस थीटा सेम है ना, कॉमन ले सकते हैं। तो क्यू एम ओमेगा, एक तो टर्म ये है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इन दोनों टर्म को देखो, दोनों में साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन है, ठीक। तो अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, एक्स सी माइनस एक्सएल बचेगा। हम्म? यस सर। और राइट में क्या आएगा, वी एम साइन ओमेगा टी ये प्लस। सही। सही है। यस सर। पूरी यस तरह सर। से बात समझ में आ रही है ना क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसको और हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे समथिंग कॉस है और एक वैल्यू है, यहाँ पे समथिंग साइन है और एक वैल्यू है, तो इसको हमको कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा तब ये सॉल्व होगा। कौन सा फॉर्मूला, जिसमें प्लस करके एक बार साइन एक बार कॉस ऐसे कुछ आता हो, या फिर दो बार कॉस ऐसे कुछ। तो इसको हम, पहली बात तो ये कि अगर हम फाई के हिसाब से देखें, जो इम्पिडेंस ट्रायंगल था उसके हिसाब से देखें, अगर ये फाई है, ये आर ये जेड और ये एक्स सी माइनस एक्सएल, यही था ना। तो कॉस फाई क्या आएगा, आर बाई जेड। साइन फाई क्या आएगा, एक्स सी माइनस एक्सएल बाई जेड आएगा। यस सर। श्योर हो ना कि आएगा, यस सर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ z का डिवाइड कर दें और एक बाहर z मल्टीप्लाई में ले आए, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं cos फाई और इसको हम लिख सकते हैं साइन फाइव। sin फाई।
उससे क्या हो जाएगा, cos फाई cos ओमेगा टी प्लस थीटा, sin फाई sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो फॉर्मूला बनाएगा। cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, cos ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? तो हम इसको यही करेंगे, z का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, उसको चेंज किया, तो ये बनने लगेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा cos फाई, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं, और प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन फाई। ठीक है, तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है किसका फॉर्मूला, cos ए माइनस बी का, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस cos में माइनस वाले में आता है। समझ रहे हो? यस सर। ध्यान रखना, cos ए माइनस बी होता है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। तो cos ए माइनस बी यहाँ पे है क्या, ए क्या है यहाँ, ओमेगा टी प्लस थीटा है, और बी क्या है, फाई है। समझ रहे हो? बी है फाई, तो ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, ये आने लगेगा ना। कंप्लीटली ये आने लगेगा। यस सर। तो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होके तो आ गया cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, और बाहर क्या है, क्यू एम ओमेगा जेड, और राइट में क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ क्या चल रहा है? यस सर। तो यहां से हम और क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि आगे ये और कैसे सॉल्व होगा, बताओ। देखो Vm को हम इसके इक्वल तो कर दें, लेकिन cos साइन के इक्वल कैसे होगा, cos जो है वो साइन के इक्वल कैसे होगा, मुश्किल है। तो इस तरफ भी अगर हम cos थीटा बना लें तो cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, यस सर। लेकिन ये नहीं लिखेंगे। क्यों पता है? क्योंकि इस तरफ अगर माइनस में ओमेगा टी आया और इस तरफ प्लस में आया, तो कंपेयर जब हम करेंगे तो ये कटेगा नहीं, और बाकी सब भी आ नहीं पाएंगे फिर, तो फिर हमको पॉजिटिव मिलाना पड़ेगा। तो हम इधर चेंज ना ही करें तो अच्छा है, इधर ही चेंज कर दें, कॉस को ही साइन बना लेते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा वाला ही ले लेते हैं, तो प्लस थीटा मतलब प्लस ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, ये हो जाएगा लेफ्ट में क्यू एम ओमेगा जेड, राइट में वी एम साइन ओमेगा टी। समझ पा रहे हो? तो यस सर। अब अगर हम लेफ्ट और राइट को कंपेयर करवाएं अच्छे से, तो क्या होगा, वी एम की क्या वैल्यू आएगी, क्यू एम ओमेगा जेड आएगा ना, यस सर। और वी एम बाई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू एम ओमेगा, मतलब कि आई एम इज इक्वल टू आएगा क्यू एम ओमेगा। ये चीज है, करंट आ रही है। ठीक है, और क्या नई चीजें आ जाएंगी, इसको देखो, एंगल एंगल कंपेयर करवाओ, लेफ्ट और राइट में साइन थीटा, उधर भी साइन थीटा, तो ओमेगा टी मतलब पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस फाई प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी, कैंसल। तो थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू आएगी वैल्यू। तो यहां से थीटा क्या आ गया, फाई माइनस पाई बाई टू, या फिर माइनस पाई बाई टू प्लस फाई, सेम बात, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो फेज डिफरेंस के फॉर्म में हमने वो एंगल निकाल लिया जो क्यू के लिए माना था।
याद है, ओमेगा टी प्लस थीटा क्यू वाले में माना था, तो उसका कितना फेज है ये पता चल गया। बात आ रही समझ में? यस सर। यानी कि करंट से पाई बाई टू जो है लैग कर रहा है ये चार्ज, ऐसे कह सकते हो तुम। ठीक है, तो ये हो गया है ना? कुछ डाउट? यस सर। कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। नहीं। अब जरा देखो यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्या था, डी क्यू बाई dq by dt, dt और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, यही तो थी। यस सर। यस सर। ऊपर देख सकते हैं, यही था ना, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ से क्यू एम ओमेगा को क्या लिख सकते थे, अभी हमने ऊपर निकाला था देखो, क्यू एम ओमेगा आई एम के बराबर आया था, क्योंकि वी एम बाई जेड होता है आई एम, तो क्यू एम ओमेगा भी हो गया आई एम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई एम, समझे? और कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा को साइन, या फिर पहले इसको ऐसे ही लिख लें, कॉस ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ये रख दो उठा के, क्या आएगी, माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव, है ना? यस सर। यस सर। और कॉस में माइनस थीटा, मतलब कॉस का माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। इसका मतलब हम इनमें साइन पलट सकते हैं सब में, समझ रहे हो? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा ये। देखो ये है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू, ऐसे है। तो इसको पाई बाई टू माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ माइनस लगा दो यहाँ प्लस लगा दो, क्योंकि कॉस में लगाने से कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला है, सेम ही आएगा। और कॉस यस 90 सर। माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यस सर। तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बात समझ में आई? यस ऐसा सर। कुछ है, यस सर। क्लियर कट है ना, बिल्कुल अच्छे से ऐसे होगा। तो आई हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यही वैल्यू वहां पे भी तो आई थी अभी पीछे फेजर वाले से, वहां सिंपली आ गई थी, यहाँ देखो कितने कॉम्प्लिकेशंस के बाद आई है ना? यस सर। यही कहा जा रहा है। तो ये वैल्यू फाइनली आ गई, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी कि अब पता चल रहा है कि करंट का वोल्टेज से फाइव एंगल का फेज डिफरेंस है। वहां पे कितनी जल्दी पता चल गया था, यहाँ पे इतना मुश्किल से पता चल रहा है। आई की वैल्यू आई एम की वैल्यू वी एम बाई जेड आएगी, वो भी समझ में आ रहा है ना? जेड की वैल्यू ये होती है, वो तो पता है ही है, रख सकते हैं हम वी एम बाई जेड। क्लियर? tan फाइव, यस सर। tan फाइव निकाल सकते हैं, एक्स सी माइनस एक्सएल यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने फाइव का वो जो निकाला था ना ये ऐसे करके, तो उसी की बेसिस पे ये चीज आ जाएगी, एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। तो फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर, ऐसे आने लगेगा। तो सेम चीजें आ रही हैं, लेकिन अब एनालिटिकल मेथड से निकाली गई हैं, मुश्किल से निकाली गई हैं। समझ पा रहे हो लिखा क्या है? Thus the analytical solution for the amplitude and phase of the current, amplitude मतलब Im और phase मतलब phi of the current in the circuit agrees with that obtained by the techniques of phasor। यानी कि ये वही वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू उससे अग्री कर रही हैं जो हमने फेजर वाली टेक्निक से निकाली थी। इसका मतलब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है तिलक झाम, हम लोग को क्या करना है, सीधे सीधे फेजर वाला टेक्निक से आराम से निकाल लेना है। प्रूव करने के लिए था कि नॉर्मल टेक्निक से निकालने से बेटर है फेजर वाले तरीके से करें, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि फेजर वाला तरीका क्यों फालतू में कर रहे हैं। अब समझ में आया कि वो इजी है और ये थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? देखा, ये लोग प्रूव करने के लिए भी बहुत कुछ करवा लेते हैं, साबित करने के लिए।
क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या चल रहा है क्या नहीं? कुछ डाउट है यस किसी सर। को? पूछ सकता है कुछ अभी तक में डाउट है तो। हम्म? ये तो सारी बातें हो गई जनरल वाली। कि जनरली ऐसे ऐसे होगा, इतनी करंट आएगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि स्पेशल केसेस की, कुछ ऐसा स्पेशल करवाते हैं। करंट कितनी आई थी अभी देखा? आई एम क्या आया था? सॉरी, आई क्या आया था? वी एम बाई जेड आया था। जेड क्या होता है? जेड होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है। यस सर। क्लियर है ना? तो अगर हम स्पेशल केस लें तो एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल बोल सकते हैं। ये एक स्पेशल केस है। इससे क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा जीरो, पूरा टर्म बचेगा वी एम बाई आर, आई की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। और इस यस सिचुएशन सर। को हम बोलेंगे रेजोनेंस। लेकिन अब ये आज नहीं बताएंगे, आज रहने दो, थोड़ा लेट हो गया क्लास में भी। यहाँ से कल करवाएंगे। और हो सकता है कि कल यहाँ से पूरा फिर खत्म ही हो जाए। समझ रहे हो? मतलब कोशिश यस करेंगे। सर। रेजोनेंस फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, उसके बाद पावर एंड एसी सर्किट है, फिर एलसी ऑसिलेशन, और उसके बाद ये है। नहीं खत्म हुआ तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स बच जाएगा बस, जो कि 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा पढ़ा के। वैसे तो कोशिश रहेगी कि कल थोड़ा जल्दी क्लास शुरू करें और ये पूरा खत्म कर दें। ठीक है? कल कोशिश रहेगी कि यस सर। 8:30 से ही क्लास हो जाए तो अच्छा है। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, 8:30 से नहीं तो 9 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर 11 बजे तक पूरा चल पाए तो ये खत्म हो ही जाएगा पूरा। हम्म चलो, कुछ पूछना है और किसी को? आज यहीं तक रहने देते हैं, रेजोनेंस से कल बताएंगे। ठीक है।